बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 11 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक कवर किया था और आपको ये भी याद होगा कि उसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हमने कंप्लीट किया था और मैंने स्पेसिफ़िकली आपको ये कहा था कि उसमें से आपने कुछ MCQs भी सेपरेट करने हैं और उसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको बताए गए थे कि आपने इनको कंप्लीट करना है। होपफुली आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने पीछे जितनी भी बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन की थी, 4 टाइप ऑफ बॉन्ड्स की डिस्कशन हमने प्रॉपरली की थी। हमने उन्हीं बॉन्ड से रेलिवेंट अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है। प्रॉपर्टीज़ मीन टू से कि उनकी खसूसियात, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि आयोनिक बॉन्ड जिन कह लीजिए कि एटम्स के दरमियान आयनिक फॉर्म में होगा, यानी आयंस की वजह से बनेगा, तो उस बॉन्ड को जब आयंस के दरमियान बनना पड़ेगा तो वो फिर आयंस जो हैं वो क्या बन जाएंगे, कंपाउंड। तो इसी तरह आयोनिक बॉन्ड जो है वो जब कंबाइन होता है आयंस के दरमियान तो वो एक आयनिक कंपाउंड बना देता है। तो अब हम उसी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करेंगे। इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड जो था उससे कोवलेंट कंपाउंड्स बनेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करेंगे। तो इसीलिए आज आपके टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग मीन टू से कि हम पहले बॉन्डिंग की नेचर को देखेंगे कि कौन सी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कौन सी इम्पॉर्टेंट है, इस तरह, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर 68 पर आ जाइए। रीडिंग से ही स्टार्ट करेंगे और आज हमारा 80% जो है वो काम रीडिंग में ही कवर होगा। कुछ बातें जो साथ साथ एक्सप्लेन करने वाली हैं, बताने वाली हैं, वो मैं आपको वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा जी। पेज नंबर 68, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। Properties of the compounds depend upon the nature of bonding present in them। यानी आपके पास जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं बॉन्डिंग पर, उस बॉन्डिंग पर जो कि उनके दरमियान है। अगर तो आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है और कंपाउंड प्रिपेयर है तो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मेटेलिक बॉन्ड बना हुआ है तो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है जी। लेट अस डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं कि नेचुरली तौर पे इन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि अगर आयोनिक बॉन्ड है और आयोनिक कंपाउंड हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है कंपैरेटिवली टू कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ में या कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आयोनिक कंपाउंड से। सामने मैंने कुछ 1-2 लाइंस मेंशन की हैं जो कि आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। सिर्फ ये एक ओवरव्यू है ताकि आपको याद आ जाए कि आयोनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने याद रखना था कि आयोनिक कंपाउंड में जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो कौन सी है, आयोनिक बॉन्ड। यानी इनके अंदर जो बॉन्डिंग की नेचर है वो आयोनिक बॉन्ड है और इसी आयोनिक बॉन्ड की वजह से ये क्या बने हैं, आयोनिक कंपाउंड। ठीक हो गया जी। आइए इनके बारे में रीड करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। मतलब कि आयनिक कंपाउंड जो हैं एक तो इनके ऊपर पॉजिटिव, एक इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा
और वही चार्ज जो है ये आयंस कहलाएंगे, नॉट द मॉलिक्यूल। इनको आप मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते। अब आपने ये बात याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं होते। ठीक हो गया जी। दूसरी बात, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। उस अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे और क्लोज आने के बाद इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा। ये दोनों आयन एक दूसरे के क्लोज आएंगे और एक स्पेसिफिक क्लोजनेस के बाद वो आके वहाँ पर क्या कर लेंगे, अपनी नेट फोर्सेस ले आएंगे, जिस वजह से वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे। अब इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी कि पॉजिटिव नेगेटिव को और नेगेटिव पॉजिटिव आयन को एक दूसरे को एक अट्रैक्ट करके रखेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखेंगे और इनके दरमियान फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। तीसरी बात स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयनिक बॉन्ड जो है वो जिन आयनिक कंपाउंड में बनते हैं तो उनकी क्या स्पेसिफिसिटी है। तो ये याद रखिएगा कि हमेशा आयनिक बॉन्ड जो है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान बनता है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो सोडियम एक मेटल है, जबकि क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड में हमारे पास जो सोडियम है उसके ऊपर कौन से चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव, जबकि क्लोरीन के ऊपर कौन से चार्जेस होते हैं, नेगेटिव। ये पॉजिटिव सोडियम जो है आयन, ये नेगेटिव क्लोरीन के आयन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसकी अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्रिएट होती हैं, इनकी अट्रैक्शन होती है और हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, NaCl। अब NaCl असल में क्या है, इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड। NaCl हमारे पास एक क्या है, आयोनिक कंपाउंड, जबकि इसमें Na जो है ये हमारे पास एक आयन है, क्लोरीन भी हमारे पास एक आयन है। सोडियम हमारे पास कौन सा आयन है, ये हमारे पास कैट आयन है, जबकि क्लोरीन हमारे पास एन आयन है। ठीक है, कैटायन और एनायन की अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास ये सोडियम एंड क्लोरीन के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनेगा और जब ये कांस्टेंट हो जाएंगे, मतलब इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ जाएंगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो उसकी अट्रैक्शन की वजह से अब ये क्या कहलाएगा, आयोनिक कंपाउंड। अब आपने देखा कि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग हुई है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से हुई है, यानी आयंस की वजह से हुई है। इसीलिए स्टार्टिंग में उन्होंने ये कहा था कि इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, नॉट द मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया जी। अब ये भी आपने बात याद रखनी है, ये मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ कि हमेशा याद रखिए कि आयोनिक कंपाउंड जो कि आयोनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं उनमें हमेशा एक मेटल और दूसरी क्या होती है, नॉन मेटल। ठीक है जी। ये तो स्टूडेंट बेसिस थी आयनिक कंपाउंड की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। हेडिंग तो मैंने प्रॉपर्टीज़ की दी थी, लेकिन अभी तक हमने प्रॉपर्टी कोई वेल डिफाइन एक्सप्लेन नहीं की। ठीक है, ये कुछ इसकी बेस थी कि आयनिक कंपाउंड होता क्या है। अब आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए कि आयनिक कंपाउंड अगर होगा तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे, मॉलिक्यूल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तीसरी बात कि आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड जो है वो हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान बनता है। ये तीन बातें अगर आपको याद रहती हैं तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक हो गया जी। जी आ जाइए पेज नंबर 68 पे, आयोनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, यानी ये नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस से बनते हैं। थस दे कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड नॉट द मॉलिक्यूल। तो ये आयन से मिलकर बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बनते। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है।
These positively and negatively charged ions are held together in a solid. Held together यानी एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, क्लोज आने की वजह से एक दूसरे के ये टाइटली पैक हो जाते हैं, जिस वजह से इनका स्ट्रक्चर सॉलिड बन जाता है और क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल ये एक शेप होती है, ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या होती है, अट्रैक्शन। अब ये जो यहाँ पे वर्ड सॉलिड और क्रिस्टल का यूज़ हुआ है, असल में सोडियम और क्लोरीन मिलकर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये रफली स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि एक हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, दूसरा इसके साथ आप ऐसे ऐड कर लीजिए और इनकी कॉर्नर्स को स्पेसिफिक वे से क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, ठीक है जी। तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तकरीबन इसी स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसमें आपको यहाँ पे वर्ड सॉलिड का दिया गया, सॉलिड कह लीजिए या फिर ये स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए इट इज़ लाइक अ क्रिस्टल। और ये किसके लिए यूज़ किया गया है, NaCl। यानी जब NaCl बहुत ज़्यादा आयंस एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे तो वो एक किस्म से एक सॉलिड स्ट्रक्चर या क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना देंगे, कुछ जो ऐसा होगा, जो कि आपको बुक पे भी बना नज़र आ रहा होगा। उन्होंने 2 डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर दिए हैं सोडियम और क्लोरीन को, ठीक है। तो वो जो कलर्स प्रोवाइड किए हैं उसके जो आप कह लीजिए सर्कल्स उन्होंने दिए हैं, अगर आप उनको रिमूव कर दें तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, दे ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयंस इन अ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी वो सबसे पहले तो अपने आप को ऑर्डरली अरेंज करेंगे। ऑर्डरली अरेंजमेंट याद रखिएगा हमेशा सॉलिड्स में होती है, ठीक है। जैसे ये डाइस है तो इसमें जितने एटम्स हैं ये ऑर्डरली अरेंज है। ऑर्डरली अरेंजमेंट से मुराद कि इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये डाइस है, इसको मैं यहाँ से उठाकर किसी दूसरी स्पेस पे चेंज कर दूँ, यानी इसकी रिप्लेसमेंट करवा दी जाए, इसको हम ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाएं, बेसमेंट में ले जाएं, जहाँ मर्जी ले जाएं, इसकी शेप जैसी है वैसी ही रहेगी। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं ये अपनी शेप को चेंज खुद नहीं करते, इनकी शेप को चेंज करवाना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि ये अपनी शेप को खुद चेंज नहीं कर सकते तो इनकी जो शेप होती है ऑर्डरली अरेंजमेंट में बनी हुई होती है। इसी तरह सोडियम क्लोरीन जब मिलते हैं और वो एक क्रिस्टल की शक्ल में आते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर में, तो वो असल में उन आयंस की अरेंजमेंट की वजह से ये काम होता है, ठीक हो गया जी। आज ये पेज नंबर 69 पे जो कि आप कह लीजिए आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और प्रॉपर्टीज़ है जी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसी से रेलिवेंट है स्टूडेंट्स, आयोनिक कंपाउंड आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड हैं ये सॉलिड होते हैं और उनकी शेप क्या होती है, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मीन टू से कि क्रिस्टल शेप होती है, ठीक हो गया जी। दूसरा पॉइंट क्या है जी, आयोनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। नेग्लिजिबल का यहाँ पे मतलब होगा बराए नाम, यानी बहुत ही कम अमाउंट में। अब वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप आयनिक कंपाउंड की बात करें, अगर तो कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट से मुराद कि वो सॉलिड फॉर्म में है, अगर आप उसमें से करंट पास करेंगे तो करंट पास नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का यहाँ पे मतलब है कि वो एज ए कंडक्टर के तौर पे उसमें से करंट पास करना। कभी भी सॉलिड आयनिक कंपाउंड में से करंट पास नहीं करेगा। उसकी एक रीज़न है, वो रीज़न ये है, देखिए जो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्ट्रक्चर में है ना, वो असल में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर। उसमें जो आयंस हैं उन आयंस ने आपस में एक दूसरे को इतना स्ट्रॉन्गरली अट्रैक्ट किया हुआ है, इतनी अट्रैक्शन उनमें ज़्यादा है, इतने वो स्ट्रॉन्ग हैं कि उनके अंदर से कोई भी चीज़ पास नहीं कर सकती। स्पेसिफिकली इस वक्त बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन वो सॉलिड स्ट्रक्चर में से पास नहीं कर पाती। जबकि अगर आप एक बीकर ले लें, उस बीकर में पानी डाल दें, वाटर डालें, और यही जो सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल NaCl का, इसको उठा के पानी में डाल दें, तो क्या होगा? होगा ये कि जो सॉलिड स्ट्रक्चर है NaCl का, उसको वाटर में जैसे ही वो डिज़ोल्व होगा, उसके सारे आयंस जो हैं वो बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे, वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे।
NaCl एक दूसरे से, Na यानी सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, इसके आयंस एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब जो इसका लिक्विड सॉल्यूशन होगा सोडियम क्लोराइड का, इसमें से आप करंट पास करेंगे तो इजीली कर जाएगा, क्योंकि अब इनमें वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं हैं, क्योंकि अब वो सॉल्यूशन बन चुका है। या फिर अगर ये मोल्टन स्टेट में है तब भी इनमें से करंट पास कर जाएगा, मोल्टन मतलब गैसियस स्टेट में से। ठीक हो गया जी। इस पॉइंट को दोबारा सुन लीजिए। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मतलब कि अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होंगे तो इनमें से बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, इलेक्ट्रिसिटी इनमें से बिल्कुल भी पास नहीं करेगी। बट दे आर गुड कंडक्टर्स इन सोल्यूशन, लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड का आप सोल्यूशन बना लें तो ये गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर मीन टू से जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, ठीक है। एंड इन दी मोल्टन फॉर्म मतलब गैसियस स्टेट में से। ठीक हो गया जी। इट इज़ ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑयंस इन दैम, और वजह क्या है, फ्री ऑयंस। फ्री ऑयंस का मतलब क्या हुआ कि पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि NaCl में Na एंड Cl यानी सोडियम एंड क्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सॉलिड स्ट्रक्चर में थी, लेकिन जैसे इनको वाटर में डाला जाएगा, वाटर में डालने की वजह से ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे, बिखरना शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से ऑयंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको इन्होंने यहाँ पर क्या नाम दिया है, फ्री ऑयंस। ठीक हो गया जी। तीसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जिस तरह के मेरी आपसे ये बात हुई कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें से एग्जांपल हम NaCl लेकर चल रहे हैं, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका मतलब कि अगर ये सॉलिड स्टेट में है और इनकी कन्वर्जन लिक्विड स्टेट में करने का हम सोच रहे हैं, तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना और दोनों की स्टेट्स को एग्जिस्ट रहना, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आपने इसको आज तक इस तरह पढ़ा है कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक है, आप जूनियर क्लासेस से यही पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड, किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर का लिक्विड में कन्वर्ट करना, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन हम अगला चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें प्रॉपरली ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है कि जब भी कोई सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट को एग्जिस्ट होकर एक जगह पर रहती हैं, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन ये बात आपको अभी जाहिर सी बात है अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमने अभी वो टॉपिक डिस्कस नहीं किया। फिल वक्त जो कॉन्सेप्ट है वो आपने याद रखना है कि सॉलिड का लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्जन हो रही होती है, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और इसी तरह जब लिक्विड की गैस में कन्वर्जन हो रही होती है तो इसको क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड का गैस में, इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, देखिए सोडियम क्लोराइड की अगर बात यहीं पर कर ली जाए, क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपको शुरू में ये बता दिया गया है कि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या होती है, अट्रैक्शन। इस वजह से बाहर से अगर हम इन्हें हीट प्रोवाइड भी करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि उनके दरमियान की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब अगर बात कर ली जाए कि कितनी हीट प्रोवाइड करनी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आयनिक कंपाउंड की, आयनिक बॉन्ड की बेस पर हम एग्जांपल NaCl की ले रहे हैं, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 800 डिग्री सेल्सियस, वाइल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 13 डिग्री सेल्सियस, 1413। अब ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि आप इसको डोमेस्टिक लेवल पे, मेरा नहीं ख्याल, डोमेस्टिक लेवल पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये प्रोवाइड कर सकें। डोमेस्टिक लेवल मतलब घरेलू लेवल पे, घर के लेवल पर, ये लेबॉरेटरीज़ के अंदर ये काम करवाया जाता है। अब आप ये देखिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 800 डिग्री सेल्सियस है, जबकि वाटर जिसको हम बॉयल करते हैं उसका 100 डिग्री सेल्सियस है। वो बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। याद है ना आपको, जब हमने कल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था
तो हमने वहाँ पर अल्कोहल का और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। हमने कहा था 78 डिग्री सेल्सियस इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल while 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की तो बात हो ही नहीं रही, पहले बात हो रही है मेल्टिंग पॉइंट की, कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 800 डिग्री सेल्सियस, वाइल बॉइलिंग पॉइंट कितना है 1413। अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं हम इनको सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनने में? तो उसकी रीज़न मैं आपको ये बता चुका हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये हमने सेकंड नंबर पे लिखी थी कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि इनके बॉन्ड टूटें, और वो एनर्जी हमेशा मोस्टली तौर पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन दी फॉर्म ऑफ हीट होगी, यानी इन दी फॉर्म ऑफ टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया जी। आइए अब इस पॉइंट को रीड कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस and the boiling point is 1413 degree Celsius. As ionic compound are made up of positive and negative ions. ये वो आप बता रहे हैं कि क्या वजह है। पहली तो उन्होंने बात बता दी कि आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या होती है, अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस का मतलब ये होगा कि अगर सोडियम है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, जबकि क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये अब क्या कंसीडर्ड होंगे, ऑपोजिट चार्ज आयंस। सो अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस। तो अगर इनके दरमियान की फोर्सेस हमने स्प्लिट करनी है, ब्रेक करनी है, तोड़नी है, तो हमें अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट या टेम्परेचर। ये भी एक एमसीक्यू है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। दे डिजॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, कि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं ये पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है, तो स्टूडेंट अगर आप सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूले को देखें तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूले में जब आप इनको देखते हैं तो ये आपको हेटेरो एटॉमिक नज़र आ रहे होंगे, यानी एक दूसरे से डिफरेंट। और हमने ये बात पीछे डिस्कस की थी कि जो हेटेरो एटॉमिक होते हैं वो कौन होते हैं, पोलर। और हमेशा पोलर ही पोलर में क्या होगा, डिज़ोल्व होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि आप वाटर ले लीजिए, उसमें NaCl डाल दीजिए तो उसका सोल्यूशन बन जाएगा। ये इसीलिए कहा था क्योंकि वाटर भी पोलर है, NaCl भी पोलर है। आप जैसे ही NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे तो वो इजीली उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, पोलर। तो वाटर जो है वो अपनी पोलैरिटी दिखाएगा और सोडियम क्लोराइड को अपने अंदर डिज़ोल्व ईजिली होने देगा। ये उसकी क्या है, प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एक और कह लीजिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ हुई है कि वाटर हैज़ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब ये जो वर्ड है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये असल में एक स्पेसिफिक टर्म है जो कि फ़िज़िक्स में पढ़ाई जाती है कैपेसिटर्स के टॉपिक में। तो ये जब आप प्रॉपरली फ़िज़िक्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ पे ये टर्म अच्छी तरह समझ आएगी कि व्हाट इज़ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। फिलवक्त आपने ये याद रखना है कि ये वाटर की एक प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना, जिस वजह से वाटर जो है वो सोडियम क्लोरीन के आयंस को इजीली स्प्लिट कर देता है और दूर दूर कर देता है। ठीक है, जिस वजह से उनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस आता है और बाकी चीज़ें इजीली क्या हो सकती हैं, डिज़ोल्व हो सकती हैं। जैसे हमने ऊपर अभी बात की थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो पहले सोडियम क्लोरीन के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, लेकिन जैसे ही उनको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, वो सोल्यूशन बना, तो उनमें थोड़ा सा स्पेस आ गया। अब इजीली उनमें से क्या पास कर सकती थी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया जी। वाटर हैज़ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, जो कि उनके दरमियान की अट्रैक्शन को क्या करेगा, वीक करेगा, कमज़ोर करेगा।
ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट असल में हमारी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ थी, जो कि आई थिंक सो काफ़ी टफ थी, जो कि आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको हर एक बात, हर एक पॉइंट बीच में आपको एक्सप्लेन किया है। आइए अब मूव करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही वर्ड कोवलेंट कंपाउंड का आया तो आपके माइंड में कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आ जानी चाहिए। वो आपने क्या पढ़ी थी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इसमें हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे पहला पॉइंट थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है कि कोवलेंट कंपाउंड के बारे में क्या लिखा है मैंने सबसे पहले, कि इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है। हमने आयनिक कंपाउंड में कहा था कि वो आयन्स होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं होते, जबकि इधर हम ये कह रहे हैं कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही वो डिफरेंस है जिस बेस पर आपके आज आर्टिकल का नाम है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। अब आपने देखा कि बॉन्डिंग की नेचर की वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है कि वो आयन्स पर डिपेंड कर रहे हैं, जबकि ये मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया जी। चलिए इसको लेकर चलते हैं फर्दर, कि इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय, जो बनेंगे कैसे, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। और ये शेयरिंग होगी किसके दरमियान, असल में ये किसके दरमियान होगी, एटॉम्स के दरमियान, एटम्स के दरमियान। किसके दरमियान, एटम्स। यानी एक एटम होगा, दूसरा एटम होगा, ये दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, इनमें म्यूचुअल शेयरिंग होगी। तो जब भी एटम का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, तो एटम्स के कॉम्बिनेशन की वजह से एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, और उस मॉलिक्यूल में क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग। दूसरा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने जब कोवलेंट कंपाउंड की बात की थी तो हमने वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस को इम्प्लीमेंट किया था। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का मतलब क्या है, ये भी आज सुन लीजिए। पार्शियल का मतलब होता है हाफ, यानी पार्शियल पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन हाफ। इसी तरह नेगेटिव चार्ज है लेकिन हाफ। इट मीन्स डैट कि कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है और जिन एटम्स के ऊपर वो चार्जेस आते हैं वो आधा पॉजिटिव एंड आधा नेगेटिव चार्ज कंसीडर होता है। इट मीन्स डैट के कोवलेंट बॉन्ड वीक होते हैं अगर आप उनको कंपेयर करेंगे आयोनिक बॉन्ड से, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पर बनता है। आप इसको यूँ याद रख लीजिए कि जब आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो 100% है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड जब बनेगा तो उसमें जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो 50%। इसी तरह नेगेटिव चार्ज की आप बात कर लीजिए। तो इस बेस पे आपका पॉइंट बनता है कि कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयोनिक बॉन्ड, यानी आयोनिक बॉन्ड की निस्बत कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। और उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, कि आयनिक जो बॉन्ड है उसके ऊपर आप कह लीजिए कि कौन से चार्जेस होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जबकि आयनिक बॉन्ड के ऊपर कौन से चार्जेस होते हैं, कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है जी, होपफुली ये बात आपको भी समझ आ गई होगी। तीसरी बात है कि याद रखिए हमेशा कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। एक नॉन मेटल होगी, दूसरी भी नॉन मेटल होगी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन एक नॉन मेटल है, एक और क्लोरीन ले लीजिए, वो भी क्या है, नॉन मेटल। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, Cl2, क्लोरीन डायटोमिक बन जाएगी। अब ये डायटोमिक क्लोरीन के दरमियान असल में म्यूचुअल शेयरिंग हुई हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग। याद होगा जब हमने नॉन पोलर पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने क्लोरीन का आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के उनके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाई थी। ठीक है, उसी शेयरिंग की वजह से ये क्लोरीन जो है आपको नज़र आ रहा है कि डायटोमिक है, लेकिन दोनों क्लोरीन सेम है और दोनों ही क्या हैं, नॉन मेटल्स।
अब जिस तरह आपने आयनिक कंपाउंड की 3 बातें बेस बनाकर उसकी प्रॉपर्टीज समझी थी, इसी तरह इसकी भी ये 3 बातें आप बेस बनाएंगे कोवलेंट कंपाउंड की, और फिर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो समझ आएंगी। ये मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ 3 बातें। पहली तो ये कि जितने भी कोवलेंट कंपाउंड हैं ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं फ्यूचर में एटम्स के कॉम्बिनेशन की वजह से, और जब एटम कंबाइन होते हैं तो उनमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। दूसरी बात, इनके दरमियान हमेशा कोवलेंट कंपाउंड में पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो कि वीक चार्जेस कंसीडर किए जाते हैं कंपैरेटिवली टू आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में जो आयोनिक बॉन्ड बनता है उस पर कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक हो गया। तीसरी बात जो अभी हमने डिस्कस की वो ये कि कोवलेंट कंपाउंड जो बनेगा जिन एटम्स के दरमियान, वो एटम्स मोस्टली जो हैं वो सेम होते हैं। सेम यानी नॉन पोलर। ठीक है, सेम होने की वजह से वो दोनों हमेशा नॉन मेटल ही कंसीडर की जाती हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं क्लोरीन भी नॉन मेटल है, दूसरी क्लोरीन भी नॉन मेटल है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्लोरीन डायटोमिक बन जाएगी। ठीक हो गया जी। इसी तरह हाइड्रोजन है एक, दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों का कॉम्बिनेशन करें H2 Cl2 N2 O2 एटसेट्रा। ठीक हो गया जी। आइए जो बातें रह गई हैं वो हम कोवलेंट कंपाउंड में रीड कर लेते हैं जी। स्टूडेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड की फर्स्ट 3 लाइंस, बल्कि आप कह लीजिए फर्स्ट 4 लाइंस, वो आपने खुद रीड कर लेनी है। ये मैंने सामने एक्सप्लेन कर दी हैं। मैं 4th लाइन के लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, वहाँ से आपको बात बताने वाली है कि लोअर मॉलिक्यूल मैस कोवलेंट कंपाउंड आर गैसेस, कि जिनका मोलेकुलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस कम होगा वो गैसेस होंगी। जिस तरह आप सामने देखिए इस एग्जांपल को कि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मैस कम होता है, इसलिए ये क्या कंसीडर होती हैं, गैस। ये भी क्लोरीन क्या है, गैस, जबकि ये हाइड्रोजन भी क्या है, गैस। तो अगर मैस कम होगा, वेट कम होगा, तो वो गैस कंसीडर होंगी। ठीक है। और लो बॉइलिंग लिक्विड्स, या फिर उनको लो बॉइलिंग लिक्विड्स का नाम दिया जाता है। कॉन्ट्रेरी टू इट, इसके ऑपोजिट, हायर मॉलिक्यूलर मैस कोवलेंट कंपाउंड आर सॉलिड। अगर तो किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का मैस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका वेट ज़्यादा होता जाएगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और वो क्या कंसीडर होगा, सॉलिड। ठीक हो गया जी। आइए अब इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं। अगर तो आप आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रख के इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे तो आपको ईजी लगेगा। ठीक है जी। जैसे इनकी पहली प्रॉपर्टीज़ है कि दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड में आपने पढ़ा था कि उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई, क्योंकि उनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंप्लीट चार्जेस हैं जो कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करते हैं। इनमें क्या होता है कि इनकी अट्रैक्शन थोड़ी सी लूज होती है, वीक होती है, क्योंकि इनमें पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। इस वजह से इनको ब्रेक करना इजी होता है, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, कम होते हैं। दूसरी बात, दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी इनमें से करंट पास नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है, तो उसकी रीज़न सुन लीजिए कि कोवलेंट कंपाउंड में आपको जैसा कि बताया गया कि पार्शियल चार्जेस होते हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी आनी है वो कंप्लीट चार्जेस हैं, तो ये इन चार्जेस में इतनी पावर नहीं है कि वो उनको पास कर पाएँ, तो इस वजह से ये क्या कंसीडर होते हैं, बैड कंडक्टर। द कंपाउंड हैविंग पोलर करैक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर्स। ये उन्होंने अगली बात भी एडिशन कर दी है कि जो पोलर होंगे वो ज़्यादातर होते हैं कंडक्टर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से डिज़ोल्व कर लेते हैं। वो भी तब व्हेन दे डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, जब उनको पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है। जैसे हमने ऊपर आयनिक कंपाउंड में पढ़ा कि आप वाटर ले लीजिए, वाटर क्या है, पोलर। सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड क्या है, पोलर। उसको डालिए उसमें, वो सोल्यूशन बन जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, समझ आ रही है। तो वो असल में क्या कंसीडर होगा, कंडक्टर। वो अपने अंदर से करंट को पास कर लेगा, तो हम कहेंगे दे आर गुड कंडक्टर। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। इनसॉल्युबल का मतलब डिज़ोल्व ना होना।
बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस का मतलब होता है जो कि वाटर नहीं होगा या वाटर लाइक नहीं होगा। अब वो वाटर लाइक जो नहीं होंगे उनकी एग्जांपल्स आगे लिख दी गई हैं, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि नॉन एक्वस कंसीडर होते हैं। अब ये असल में पॉइंट इस तरह है कि वाटर में इनसॉल्युबल क्यों नहीं है। देखिए, वाटर के अंदर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस होने की वजह से कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या कह लीजिए जो चार्जेस दूसरे हैं, वाटर इनको अपने अंदर डिज़ोल्व होने ही नहीं देता। उसकी बेसिकली जो रीज़न है चार्जेस के अलावा वो उनकी पोलैरिटी है। क्या आपको ये पता है कि इनमें जो मोस्टली हमें नज़र आते हैं, जिस तरह ये आपके सामने है क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये क्या हैं? ये नॉन पोलर है, जबकि वाटर क्या होता है? पोलर। तो ये जितने नॉन पोलर हैं ये वाटर में डिज़ोल्व होते ही नहीं हैं। तो नॉन पोलर हमेशा किस में डिज़ोल्व होंगे? नॉन पोलर में। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिस बेस पे ये पॉइंट लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि लार्ज मॉलिक्यूल विथ 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल विच आर वेरी हार्ड एंड स्टेबल। यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ते जाएंगे, कंबाइन होते जाएंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, वो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और वो स्ट्रक्चर में हार्ड भी होगा। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तब उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब आपने देखा कि शुरू में हमने ये बात की थी कि कोवलेंट कंपाउंड जितने भी हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये आपस में कंबाइन होकर एटम्स कंबाइन होते जाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उनके दरमियान की बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग, जिस वजह से अब वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर में आ जाएगा। सॉलिड स्ट्रक्चर आ गया, फिर वही बात है कि सॉलिड आने की वजह से अट्रैक्शन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई है, जिस वजह से अब इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट्स असल में हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। होपफुली ये आपको समझ आ गई होंगी। अब आपका क्या काम है वो आप सुन लीजिए कि आपने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ एंड कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं स्टूडेंट्स, आपने वो सेपरेट करने हैं। तो आज अपना हम वर्क फॉर डे 11 का काम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 12 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन की थी। होपफुली वो प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। आज हम उन्हीं बेसिस पर आगे प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको बताया गया है, वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात बता दूं कि पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स जो थे उनमें कुछ डिफरेंसेस थे जो उनकी डेफिनेशन में हमने डिस्कस किए थे। जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि हेट्रो एटॉमिक होते हैं और उनमें अनईक्वल जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, वो अनईक्वल होती है और उसकी बेसिकली जो रीज़न है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अगर आप जाकर उस लेक्चर को एक दफ़ा ओवरव्यू करें या उसकी एक दफ़ा रीडिंग करें तो आपको याद आएगा कि जब हमने पोलर कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि एटम्स क्या होते हैं? डिफरेंट, जबकि नॉन पोलर में क्या होते हैं? सेम। ठीक हो गया। तो जब डिफरेंट एटम्स की बात हमने की थी तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हमने पढ़ा था कि कैसे उनके ऊपर डेल्टा साइन आते हैं, कैसे उनके ऊपर अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है, एट्सेट्रा। लेकिन उसमें जो बेसिकली पॉइंट था, जो डिस्कशन की बेस बना था, वो थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था,
जैसे आपको याद होगा जब हमने HCl की एग्जांपल पढ़ी थी तो HCl में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर थी वो थी 2.2, जबकि क्लोरीन की पावर थी 3.2। ठीक है, तो उसी डिफरेंस की बेस पर हमने ये कहा था कि HCl के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि उसकी पावर 1.7 से कम थी। तो असल में ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड के टॉपिक में। ठीक है जी, तो यहीं से कुछ बात स्टार्ट हुई है, हम रीडिंग में इसको देखेंगे। पेज नंबर 69 पे आ जाइए, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। As discussed earlier, the polarity in a chemical bond is due to the difference in electronegativities of the bonding atoms। जैसा कि मैंने भी आपको यही बात बताई कि बॉन्डिंग नेचर को देखने के लिए कि कोवलेंट बॉन्ड होगा कि आयोनिक होगा, हमने ये पढ़ा था पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड के टॉपिक में कि उनमें उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाता है। ऑन द पॉलिंग स्केल फ्लोरीन हैज़ बीन गिवन एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 4.0। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू थी 4.0 किसकी? फ्लोरीन की। ठीक है, ये जब हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कशन की थी तब मैंने आपको ये कहा भी था कि जो हेलोजेंस हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ आपने याद करनी है MCQ के तौर पे। आप वहाँ पे अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पे कॉलम वाइज आपको टेबल बना हुआ नज़र आएगा, उसमें फ्लोरीन की वैल्यू जो है वो आपको 4.0 लिखी हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पे एक सीखने के लिए बात है कि ये वैल्यू हमने मैयर की स्केल पे की, तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि हमने पॉलिंग स्केल पर, ये वो स्केल है जिस पे हमने इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को मैयर किया। द वैल्यूज़ ऑफ अदर एलिमेंट्स आर कैलकुलेटेड रिलेटिव टू इट, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी इसी स्केल की बेस पर हमने उसकी क्या की? कैलकुलेशंस की। यहाँ तक तो ये फॉर्मल बातें थी जो कि कह लीजिए एक हिसाब से बेस थी कि पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स होते क्या सॉरी। अब जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है वो यही बता रहा है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ फ़र्क है, कुछ डिफरेंस है। वही डिफरेंस मैंने सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि बुक में वो लाइंस ऊपर नीचे लिखी हुई हैं तो वो फिर रीडिंग करवाना ईजी होगी, इधर समझाना और ज़्यादा ईजी होगा। और ये बातें आपको पहले से पता ही है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सिर्फ ये एक दफ़ा कह लीजिए कि एक और ओवरव्यू हो रहा है। सबसे पहली बात स्टार्ट हो रही है नॉन पोलर की। ठीक है, तो जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट होते हैं। तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स यूजुअली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, कि जितने भी नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। पानी में क्यों डिसॉल्व नहीं होते? क्योंकि वाटर यानी पानी जो है वो पोलर है, जबकि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो क्या हैं? नॉन पोलर। ठीक हो गया। बट लेकिन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड से मुराद आप यहाँ पे ले लीजिए NaCl, KCl एटसेट्रा। ये पोलर होंगे ना क्योंकि इनके एटम्स क्या हैं? एक दूसरे से डिफरेंट। यूजुअली डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो वाटर में इसलिए डिसॉल्व होंगे क्योंकि वाटर भी पोलर है, ये भी पोलर है। तो पोलर कंपाउंड पोलर ही वाटर में इजीली क्या हो सकते हैं? डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये पहला कह लीजिए पहली प्रॉपर्टी है नॉन पोलर एंड पोलर की। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है? वो ये है कि जितने भी नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती क्योंकि नॉन पोलर जो हैं इनके ऊपर कंप्लीट चार्जेस नहीं होते, कंप्लीट चार्जेस नहीं होते, पार्शियल चार्जेस होते हैं। ठीक है, जबकि बट लेकिन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोलर कंपाउंड, इस लाइन का मतलब क्या है? ये वो ही लाइन है जो हमने आयोनिक कंपाउंड में पढ़ी थी। इसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ पोलर कंपाउंड, एक्वस सॉल्यूशन से मुराद आप एक बीकर लीजिए, उस बीकर के अंदर आप ले लीजिए वाटर और उस वाटर के अंदर आप मिक्स कर दीजिए सॉल्ट NaCl। इस वक्त वाटर के अंदर सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन। किसका?
पोलर कंपाउंड्स का, क्योंकि इस वक्त वाटर भी पोलर है और सॉल्ट भी पोलर है। ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोलर कंपाउंड यूजुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। क्यों? उसकी रीज़न ये होगी कि वाटर क्या करेगा, वो सॉल्ट के आयंस को एक दूसरे से दूर दूर कर देगा, जिस वजह से गैप बन जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास कर जाएगी। एल्स वैसे अगर बात की जाए पोलर कंपाउंड्स की, तो पोलर कंपाउंड में से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। यही डिस्कशन आपको याद होगा हमने आयनिक कंपाउंड की थर्ड प्रॉपर्टी में की थी। ठीक है, तो उस हिसाब से ये पॉइंट आप कह लीजिए जो दो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, दो प्रॉपर्टीज़ नॉन पोलर की और दो प्रॉपर्टीज़ पोलर की, तो एक हिसाब से ये आपको पहले से ही आती हैं। तो पेज नंबर 69 के लास्ट पैराग्राफ को आपने रीड कर लेना है। सेम वही लाइंस हैं, इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा, क्योंकि कॉपी पेस्ट वही लाइन मैंने लिखी हैं, मैंने उनमें चेंजेस नहीं की। अगर मैं चेंजेस करता तो शायद आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती। सिर्फ 2-3 बातें ऐड की हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिख दी और यहाँ पे आपको इस लाइन का मीनिंग बता दी। ठीक हो गया जी। आगे चलिए, तो आगे आपका टॉपिक है पेज नंबर 70 पे एक आर्टिकल है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड का। उसकी मैंने मेन हेडिंग नहीं दी सामने, उसकी रीज़न ये है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी हद तक कोवलेंट कंपाउंड से रिलेट करेंगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज द टाइप ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, ये उसी की टाइप कंसीडर होती है। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं। देयर प्रॉपर्टीज आर मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक कोवलेंट कंपाउंड से मैच करती हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं। एज द न्यूक्लियाई इन दीज कंपाउंड्स आर हेल्ड बाय शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर न्यूक्लियाई का मतलब के प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, यानी अगर एक एटम ये है दूसरा एटम ये है, दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। अब एक न्यूक्लियस इसका है और एक न्यूक्लियस इसका है, तो ये दोनों के न्यूक्लियस को कंबाइन करके क्या नाम लेंगे? न्यूक्लियाई। क्या नाम लेंगे? न्यूक्लियाई। अब यही बात वो कर रहा है, एज द न्यूक्लियाई इन दीज कंपाउंड्स आर हेल्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, इनकी आपस में क्या हो जाएगी? शेयरिंग। ठीक हो गया। Therefore they do not form ions in water, तो ये आयंस वाटर में कभी भी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? ये बात हमारी पीछे भी डिस्कस हुई थी, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की थी कि आयोनिक कंपाउंड आयंस बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स आयन नहीं बनाते। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। अगर कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इट मीन्स डैट कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स भी क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स। वो आयंस नहीं बनाते, आयंस नहीं बनाते। अच्छा जी। ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर दे फॉर्म सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मुराद नॉन एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो बहरहाल वो कहता है कि कोवलेंट नेचर की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अपने बनाते हैं, कह लीजिए कि सॉल्यूशंस, एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, और बहुत कम कंसंट्रेशन में, बहुत ही कम मिकदार में पानी में हल होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वाटर हमेशा आयंस बनाता है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड आयंस नहीं बनाते, वो मॉलिक्यूल की स्टेट में रहते हैं। इस वजह से ये पानी में ईजिली डिज़ोल्व नहीं होते। यूजुअली दे आर रिजिड कंपाउंड्स, रिजिड कहते हैं सख्त, कि ये सख्त कंपाउंड होते हैं विद अ डाइपोल, जिसमें इनकी कौन सी अट्रैक्शन होती है? पीछे याद है आपको, हमने डिस्कस की थी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन आफ्टर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अ टॉपिक कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, हमने वो डिस्कस किया था। तो उसमें हमको याद होगा कि पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की बेस पर हमने पोल्स बनाए थे मॉलिक्यूल्स के दरमियान। किनके दरमियान? मॉलिक्यूल्स। याद है, एक मॉलिक्यूल होगा, दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उनके पॉजिटिव, उनमें जो है वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी, जिसकी वजह से वो पोल
तो असल में वर्ड जो है उस पर कंसंट्रेट करिए, मॉलिक्यूल। इसलिए यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी को बताया गया है कि ये डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल मीन टू से डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन करते हैं। ठीक हो गया जी। आगे मूव करते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज़ पर। अब मेटल की प्रॉपर्टीज़ से मुराद वो प्रॉपर्टीज़ जो कि मेटेलिक बॉन्ड में पाई जाएंगी, यानी वो कंपाउंड जो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डिस्कशन होने लगी है। अब पहली प्रॉपर्टी तो मैंने इनकी सामने लिख दी है कि मोस्टली जो मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से मेटल्स हैं वो क्या शो करती हैं, दे शो मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि ये शाइन क्रिएट करती हैं या रिफ्लेक्शन करती हैं जब इन पर लाइट जो है वो स्प्रेड की जाती है। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं मेटेलिक लस्टर की कि कौन कौन सी मेटल ये काम करती हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है गोल्ड। ठीक है, जिसका सिंबल AU होता है, A कैपिटल U स्मॉल। गोल्ड जो है वो शाइन करता है। मेटेलिक लस्टर से मुराद शाइन करेगा। जब आप कभी अगर देखें फॉर्मली गोल्ड आपको देखने को मिलता ही है, आप उसको जब भी देखें तो वो शाइन करता है। ठीक है, तो ये असल में प्रॉपर्टी है विच इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, कि मेटल जो है वो लस्टर शो करता है, शाइनिंग सरफेस जो है वो नज़र आती है। दूसरी मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं कि जितनी भी मेटल्स हैं दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। या तो मेटल मैलिएबल होती हैं या डक्टाइल होती हैं। अब ये भी एक कह लीजिए इनमें भी एक आगे प्रॉपर्टी है कि मैलिएबल मेटल्स क्या होती हैं। ये एक पॉइंट है विच इज़ कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मैलिएबल से क्या वर्ड बनेगा? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें आप जितनी भी मेटल्स यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कह लीजिए कि रोल और शीट। ठीक है, जो शीट्स की फॉर्म में मेटल इस्तेमाल होती हैं जिनको रोलिंग किया जा सकता है, वो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो मैलिएबिलिटी कहलाती है, और इस तरह की मेटल्स को हम मैलिएबल कहते हैं। ठीक है, ये जो आपने उर्दू में सुना होगा जी, चादरें या चदरें जो हैं वो डाली जाती हैं, मेटल की चदरें होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट, जिनको रोल भी किया जा सकता है। ठीक है, विलेज वाली साइड पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, वहाँ पे घर ही इनके बने होते हैं। ठीक है, तो जो मेटल्स जिनको ड्रॉन किया जाता है, जिनको बनाया जाता है इस फॉर्म में कि उन्हें रोल किया जा सके या शीट्स की फॉर्म में हो, इस तरह की मेटल्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं, और ये मेटल्स मैलिएबल कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ मेटल्स हैं जिन्हें डक्टाइल कहते हैं, और उनकी इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं डक्टिलिटी। क्या? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसमें हम मेटल्स को ड्रॉन करते हैं वायर्स में। यानी जितनी भी मेटल्स वायर में इस्तेमाल हो रही हैं, तारों के अंदर, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो एक वायर है जो कि फ़ैन में जा रही है, ठीक है, स्विच बोर्ड में से। अब वो वायर ऊपर से तो प्लास्टिक की है क्योंकि वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, रुकावट बनती है। अगर आप उसको ओपन करें तो अंदर क्या वायर होगी? कॉपर। ठीक है, वो ब्रीक ब्रीक सी वायर्स के तने होंगे, वो कॉपर है। तो वो असल में उस वायर की बात हो रही है। ठीक है, मेटल वायर। जो मेटल वायर है, मेटल की प्रॉपर्टीज़ है, जो वायर में मेटल्स इस्तेमाल होती हैं वो असल में क्या कहलाएगी? उसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। और इस तरह की मेटल डक्टाइल होती हैं। ठीक हो गया जी, ये आपका सेकंड पॉइंट है। आइए इसे रीड करते हैं। मेटल्स आर यूजुअली मैलिएबल एंड डक्टाइल। Malleability is the property by virtue of which a metal can be rolled into sheets, कि उनको रोल्ड किया जाता है किसमें? शीट्स की फॉर्म में। While ductility is the property of virtue in which a metal can be drawn into wires, जिसमें मेटल्स को किसमें यूज़ किया जाता है? एज अ वायर के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, रोल और शीट नहीं होगा, रोल इनटू शीट्स। ठीक है, अच्छा जो तीसरी प्रॉपर्टी है, दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये प्रॉपर्टी तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए। ये प्रीवियस जो लेक्चर था या प्रीवियस जो कह लीजिए डे का वर्क था उसमें भी ये बात हुई थी कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। अब क्योंकि ये मेटल हैं, इनके दरमियान मेटेलिक बॉन्ड है,
याद है मेटालिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कॉमन पूल बना लेते हैं, ठीक है, और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रैंडमली मूव करने की वजह से उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जितनी ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगी उनको तोड़ने के लिए, जिस वजह से हमारे कह लीजिए कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर स्टूडेंट्स आपको ये भी याद होगा कि जब हमने ये मेटालिक बॉन्ड का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने एक बात की थी, तीसरी नहीं, अब मैं आपको चौथी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वहाँ पे हमने ये बात की थी, फॉर एग्जांपल एक मेटल है हमारे पास सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 11, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेक्स्ट में 8 है, नेक्स्ट में 1 है, ठीक है। हमने हमेशा देखना होता है न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस। तो अब आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल कितनी दूर है। तो हमने यही बात वहाँ पर भी की थी कि जितनी भी मेटल्स हैं वो मोस्टली मेटल्स अपने पास ये टेंडेंसी रखती हैं कि वो लूज़ कर देती हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को ईजीली, यानी इलेक्ट्रॉन को तमाम मेटल्स ईजिली लूज़ कर देती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये है कि हम ईजिली उस इलेक्ट्रॉन को निकलवा सकते हैं क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने की रीज़न जो है वो आप याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, साइज़ का इंक्रीज़ होना। ये मैं इसीलिए इतनी फॉर्मली बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बात हमने 3rd चैप्टर में भी डिस्कस की थी, 3rd में और इस चैप्टर में मैंने आपको कई बार ये बात बताई है। हत्ता कि जब हमने मेटालिक बॉन्ड का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था वहाँ पे भी मैंने आपको ये बताया था कि मेटल का साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से रिमूव करवाना ईजी होता है, जिस वजह से हमारी एनर्जी कम लगती है। और वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते वक्त जो एनर्जी लगती है इट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्योंकि मेटल जितनी भी है उनका साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होने की वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो, जिस वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना क्या हो जाता है, ईजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4th प्रॉपर्टी असल में ये है कि जितनी भी मेटल्स हैं वो मेटल्स ईजीली अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवा देती हैं और ईजीली क्या बना देती हैं, कैटआयंस, क्योंकि जो लूज़ करेगा उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज को हम क्या नाम देते हैं, कैटआयन। ये स्टूडेंट आपकी 4th प्रॉपर्टी है इसकी कि बीइंग ग्रेटर इन साइज में बड़ा होने की वजह से दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज लो होती हैं, एंड दे फॉर्म कैटआयंस ईजीली, और ये बहुत ही आसानी से क्या बना देते हैं, कैटआयंस। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन। देखिए कोई भी मेटल है तो उस मेटल में अगर वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट तो मोस्टली आपको पता होगा, लिक्विड स्टेट आप शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हो कि उसको सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट किया जाता है यानी मेल्टिंग पॉइंट की बेस पर, तो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों स्टेट में से इजीली इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, पास कर सकती है। अब ये एक बेसिक डिफरेंस है मेटालिक बॉन्डिंग का आयोनिक बॉन्डिंग के साथ। याद करिए आपने पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्ड में जब सॉलिड स्टेट होती है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। हमें क्या करना पड़ता था कि आयनिक कंपाउंड को उठाकर वाटर में डालना पड़ता था, पहले सॉल्यूशन बनाना पड़ता था, फिर उसमें से क्या पास करती थी, इलेक्ट्रिसिटी। वाइल मेटालिक बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्ट सॉलिड स्ट्रक्चर में से यानी सॉलिड मेटल में से इजीली इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, पास सॉरी, वाइल लिक्विड स्टेट में से भी क्या कर सकती है, पास, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अब आपने देखा कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस की, जो कि काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि ये बॉन्डिंग नेचर को या नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रही है। कि देखें आयनिक बॉन्ड की अपनी एक प्रॉपर्टी है, मेटालिक बॉन्ड की एक अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपने अपने लेवल पर इनकी अपनी अपनी एक एक प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी हद तक एक दूसरे से डिफरेंट है।
तो यही बात है जो कि स्टूडेंट हमने इन लेक्चर में स्टार्ट की थी, और आज हमारा ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ तक यह टॉपिक और इस टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें से मोस्टली मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है जी, तो आपने उसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप एक हिसाब से कह लीजिए हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब आपका क्या काम है, आपका होम असाइनमेंट्स के तौर पे जो काम आपको डे 1 से मैं कहता आ रहा हूँ कि काइंडली MCQs बनाइए, MCQs सेपरेट करिए, वो एक इम्पॉर्टेंट काम था, और मुझे यकीन है कि आपने साथ साथ मेरी बात पर फॉलो किया होगा, मेरी बात को, और MCQs को कंप्लीट साथ साथ किया होगा। अब आइए थोड़ा सा हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 72 एंड 73 ये एक्सरसाइज के MCQs हैं, 18 MCQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर तो आपने चैप्टर अच्छी तरह समझ लिया है तो इन MCQs को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है जी, उसके बाद आप नीचे आ जाइए तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को रीड करिए। इनमें से 70% शॉर्ट क्वेश्चंस वो हैं जो कि इंटरनली मैं आपको साथ साथ बताता आया हूँ कि बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, और बाकी जो 30% है वो थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बीच में से ईज़िली जो है वो इस चैप्टर में ईज़िली मिल जाएंगे। फिर जहाँ तक बात स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की है तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग से साथ साथ सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं कि जी इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन में करना है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में करना है। अगर तो आपने उस बात को फॉलो किया है तो आपके जो एक्सरसाइज पेज नंबर 74 पे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर तो आपने फॉलो अप किया है तो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज भी साथ साथ क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी स्टूडेंट्स अगर आपको ये फील होता है, रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे मिसिंग हैं, हमें समझ नहीं आ रही, हमारे से मार्किंग नहीं हो रही, या लॉन्ग क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या MCQs में कोई इशू है, या उसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छी तरह समझ नहीं आया, तो पहली तो बात मैं आपको यही कहूँगा कि आप मेरी जो लेक्चर की वीडियो है उसको रिवाइंड करके रिव्यू करें, उसको एक दफ़ा फिर देखें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो मेरी इस वीडियो के लास्ट पे एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पे एज अ टेक्स्ट फॉर्म पे, एज अ कह लीजिए कि वॉइस टेक्स्ट में या वॉइस मैसेज करके आप इजीली अपना मैसेज जो है वो छोड़ सकते हैं, जिसमें आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बता दीजिए। होपफुली जैसे ही टाइम मिलेगा जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम का आंसर आपको मिल जाएगा। सो ये लेक्चर और आज का वर्क फॉर डे 12 यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।